आज हम अपना MEL के ऊपर सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। इससे काफ़ी टाइम पहले मैंने MEL के ऊपर एक लेक्चर अपने चैनल पे भी अपलोड किया था, लेकिन काफ़ी दिनों के बाद आज मैं इसका सेकंड लेक्चर कंडक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि बीच में कई लोगों का मेरे को पर्सनल रिक्वेस्ट था और कई लोगों ने मेरे को मैसेज भी किया था कि जो हमारे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, जैसे फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग और हमारा कार 145 और कार M का डिफरेंस प्लस मॉड्यूल 14 के कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स थे, उनके ऊपर उनको प्रॉब्लम्स हो रहा था। तो उनका सजेशन था कि पहले उन टॉपिकों को कवर किया जाए। तो मैंने पहले उन टॉपिकों के ऊपर वीडियोज़ अपलोड किए और इसीलिए काफ़ी गैपिंग के बाद मैं MEL या सीरीज़ B के ऊपर सेकंड अपना लेक्चर यहाँ पे कंडक्ट कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर हम पहले एक टॉपिक को कवर करेंगे और उसके बाद ही हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपने वीडियोस को अपलोड करेंगे। धीरे धीरे करके मैं सारे मॉड्यूलों के वीडियोस को, सारे मॉड्यूलों के जो मटेरियल्स है वो सारे के सारे मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ों को वहाँ पे कवर करेंगे। तो आज हम MEL का सेकंड लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है, पहले उस लेक्चर को देख लें, उसके बाद ही वो सेकंड लेक्चर उनके समझ में आएगा। तो पीछे हमने कई चीज़ों को डिस्कस किया था MEL के बारे में, उससे रिलेटेड रूल्स के बारे में, MEL क्या चीज़ है और MEL के अंदर हमारे डिफेक्टिव कंपोनेंट्स रहते हैं। कई चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और उनमें से कंक्लूज़न हमारा आया था कि MEL हमारा एक लिस्ट है जिसके अंदर हमारे डिफेक्टिव कंपोनेंट्स रहते हैं एंड दीज डिफेक्टिव कंपोनेंट्स विल नॉट अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फिलॉसफी ऑफ द MEL। हमें ये तो पता चल गया कि MEL में कुछ कंपोनेंट के नाम हैं, हमें ये तो पता चल गया है कि MEL कुछ कंपोनेंट का एक लिस्ट है, जो कंपोनेंट डिफेक्टिव है और जो कंपोनेंट उस एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन आज हम फिलॉसफी, अगर हम MEL को समझने की कोशिश करेंगे तो MEL की फिलॉसफी बोलती है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द फ्लाइट विद द इनऑपरेटिव इक्विपमेंट ओनली व्हेन द इनऑपरेटिव इक्विपमेंट डज नॉट रेंडर द एयरक्राफ्ट अनएयरवर्दी। हमारा MEL का फिलॉसफी बोलता है कि आप किसी भी कंपोनेंट को अगर आपने MEL में डाला है तो हम उस कंपोनेंट के साथ अपने फ्लाइंग को तभी कंटिन्यू कर सकते हैं इफ़ दैट कंपोनेंट इज़ नॉट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट। आप कंपोनेंट डालिए MEL में, इसीलिए MEL बना है उसमें डिफेक्टिव कंपोनेंट्स को डालने के लिए। बट MEL का फिलॉसफी ये भी बोलता है कि वो जो कंपोनेंट है एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट करेगा तो हम उस कंपोनेंट को MEL में नहीं डाल पाएंगे। मीन्स दिस इज द सिंपल फिलॉसफी ऑफ द MEL। इफ द आइटम नंबर 1 इज बीइंग कवर्ड बाय द MEL, then this should not affect the safety of the aircraft. This should not render the aircraft unairworthy. उसके बाद हमने MEL में कंपोनेंट तो डाल दिए जो ख़राब है, बट वो जो कंपोनेंट है वो बहुत लंबे टाइम तक अनसर्विसेबल नहीं होने चाहिए। एज एन ME, दिस शुड नॉट बी माई टेंडेंसी दैट MEL आइटम शुड नॉट बी इन ऑपरेटिव कंडीशन फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ द टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर MEL का कोई भी आइटम एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं कर रहा है तो बहुत लंबे टाइम तक अनसर्विसेबल रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें कोशिश करना है कि हम उनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दें, बट वो जल्दी से जल्दी क्या है अब हम नेक्स्ट लाइन पे डिस्कस करेंगे। मतलब MEL में मानो मैंने कंपोनेंट नंबर 5 को डाला है तो डेफिनेटली कंपोनेंट नंबर 5 इज़ नॉट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, बट हमें उस कंपोनेंट नंबर 5 को ठीक भी करना पड़ेगा। बहुत लंबे टाइम तक वो अनसर्विसेबल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं, द ऑपरेटर शुड जनरली मेक रिपेयर एट द फर्स्ट स्टेशन वेयर रिपेयर और द रिप्लेसमेंट कैन बी मेड। तो आपको बोलेगा
कि जो हमारे MEL के आइटम्स है हम उसको कहाँ पे ठीक करेंगे। तो DGCA बोलता है कि अगर कोई भी कंपोनेंट आपने MEL में डाला हुआ है, जो भी पहला स्टेशन जहाँ पे फैसिलिटीज़ है वहाँ पे उसको ठीक करना है। मीन्स द MEL आइटम शुड बी रिपेयर्ड एट द फर्स्ट स्टेशन वेयर वी हैव द फैसिलिटीज। मानो एक एयरक्राफ्ट है, उसने स्टेशन नंबर 1 से स्टेशन नंबर 2 को टेक ऑफ किया, स्टेशन नंबर 2 से स्टेशन नंबर 3 को टेक ऑफ किया, स्टेशन नंबर 3 से स्टेशन नंबर 4 को टेक ऑफ किया, स्टेशन नंबर 4 से स्टेशन नंबर 5 को टेक ऑफ किया। और MEL के कुछ आइटम्स हमने MEL में डाले हुए थे। अगर स्टेशन नंबर 2 पे फैसिलिटीज़ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप 3 नंबर स्टेशन पे चेक करिए। अगर वहाँ पे भी फैसिलिटी नहीं है, 4 पे अगर है तो आप 4 पे ठीक करिए। DGCA ये नहीं बोल रहा है कि आप 1 से गए तो उसको 2 पे ही ठीक करिए, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ द DGCA यू हैव टू मेक रिपेयर एट द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। तो मॉड्यूल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, जनरली द ऑपरेटर शुड मेक द रिपेयर इन केस ऑफ द MEL आइटम्स। फर्स्ट ऑप्शन विल बी द एट द फर्स्ट स्टेशन, दूसरा ऑप्शन रहेगा एट द फर्स्ट स्टेशन वेयर वी हैव द फैसिलिटीज। तो याद रखना, जो भी पहला स्टेशन जहां पे फैसिलिटीज है वहां पे आपको ठीक करना है, ऐसा DGCA बोल रहा है। वो ये नहीं बोल रहा कि पहले ही स्टेशन पे आप ठीक करिए, वो बोल रहा है कि जो भी पहला स्टेशन जहां पे आपके पास फैसिलिटीज है वहां पे आप ठीक करिए। मानो महेश को भूख लगा, खाने के लिए बाहर निकला, होटल नंबर 1 पे गया, खाना ही नहीं था, तो DGCA बोलता है इसको खाना मत दो। होटल नंबर 2 पे गया, वहां पे भी खाना नहीं था, DGCA बोलता अभी भी दिक्कत नहीं, इसको खाना मत दो। अब हम होटल नंबर 3 पे गए, वहां पे भी खाना नहीं था, DGCA बोलता है अभी भी दिक्कत नहीं, इसको खाना मत दो। हम होटल नंबर 4 पे गए, वहां पे खाना था, तो DGCA बोला अब महेश को खाना दो क्योंकि यहाँ पे खाना है। MEL के केस में भी वही है, हम MEL के साथ एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं। अगर कंपोनेंट पे अगर हमारा किसी भी कंपोनेंट को हमने MEL में डाला है, हम MEL के साथ एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर रहे हैं, तो जो भी पहला स्टेशन जहाँ पे हमारा फैसिलिटीज़ रहेगा वहीं पे हमें उस कंपोनेंट को जनरली ठीक करना है। नेक्स्ट, repair should be accomplished at the flight termination station since additional unserviceability may require the aircraft to be removed from the service। अब जो हमारा फ्लाइट टर्मिनेशन स्टेशन है, जो हमारा पेरेंट स्टेशन है, जो हमारा बेस स्टेशन है, वहां पे हमें कोशिश करना है, वहां पे हमें ट्राई करना है 100% कि MEL के जो डिफेक्ट थे, MEL के कंपोनेंट्स पे जो प्रॉब्लम्स थी उनको ठीक किया जाए, क्योंकि अगर हम ठीक नहीं करेंगे देन हमारे एयरक्राफ्ट की सर्विसिबिलिटी जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब अगर महेश को भूख लग रहा था, अगर होटल 1 पे खाना नहीं मिला, 2 पे नहीं मिला, 3 पे नहीं मिला और मान लीजिए कि 4 पे भी नहीं मिला, तो DGCA बोल रहा है भाई इसको अपने घर में तो खाना ज़रूर खिला दो, क्योंकि मेरा वो लास्ट डेस्टिनेशन है। अगर वहाँ पे खाना नहीं मिलेगा तो फिर उसको खाना कहाँ मिलेगा, जो लास्ट उसका चॉइस है। तो एयरक्राफ्ट also have the base station, aircraft also have the parent station, so this is the tendency of the DGCA, you have to make the repair at the flight termination, parent or the base station। बेस स्टेशन पे DGCA बोलता है भाई आप इसको प्रॉब्लम को ठीक करिए ही करिए। मानो कोई एयरक्राफ्ट था, स्टेशन 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, 4 पे गया, 5 पे गया और 5 उसका लास्ट स्टेशन था, मतलब उसका बेस स्टेशन था, तो आप 5 पे जनरली नहीं बोल सकते कि हमारे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास बेस पे भी फैसिलिटी नहीं होगा, अगर आपके पास पेरेंट स्टेशन पे भी फैसिलिटी नहीं होगा, तो फिर आप MEL आइटम को ठीक कहाँ करोगे। जो आपका सबसे मेन स्टेशन है वहाँ पे भी आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं होगा, तो फिर हम ठीक कहाँ करेंगे। सो इन द मॉड्यूलर सिस्टम क्वेश्चन में बी आस्क्ड लाइक दिस, for which of the following station MEL may not be applicable। आपको बोलेगा कि एयरक्राफ्ट के कौन से स्टेशन के लिए MEL एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। एंड ऑप्शन विल बी द ट्रांजिट स्टेशन, ऑप्शन B will be the in route station, option 3 will be the parent or the main base station। then you have to go with the
पेरेंट और द मेन बेस स्टेशन। इस टाइप से आ सकते हैं और मॉड्यूलर में आए भी हैं। थोड़ी सी डिफिकल्ट लेवल की चीज़ है, बट एक सोचने वाली बात है। अगर हम किसी भी चीज़ को अगर हम पेरेंट या मेन बेस पे भी ठीक नहीं करेंगे, फिर कहाँ ठीक करेंगे? सो वी कैन से MEL may not be applicable for the parent or the main base station. नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि हम MEL में कौन से आइटम नहीं डाल सकते हैं। बहुत लोग जनरली सोचते हैं कि द आइटम्स विच आर अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट विल नेवर बी इंक्लूडेड इन टू द MEL। वो लोग ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो लोग 100% ठीक है। ये बात ठीक है कि द आइटम्स which is affecting the safety of the aircraft that can never be included into the MEL, but the items which is not affecting the safety of the aircraft उसको भी हम कभी कभी MEL में नहीं डाल सकते हैं। जो कंपोनेंट एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट करेगा उसका तो एकदम क्लियर फंडा है, हम उसको MEL में नहीं डालेंगे। लेकिन जो कंपोनेंट एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, such component may be included into the MEL and such component may not be included into the MEL। और जो कंपोनेंट हमारे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, फिर भी हम उसको MEL में नहीं डाल सकते। वो कंपोनेंट हमारे हैं गैली इक्विपमेंट, किचन का सामान। मानो एयरक्राफ्ट के कोई गैली का कोई कंपोनेंट खराब है, तो उसके खराब होने से एयरक्राफ्ट की सेफ्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम उसको MEL में नहीं डाल सकते। कोई इंटरटेनमेंट सिस्टम है पैसेंजर का, मानो हमारे एयरक्राफ्ट की सीट पे LCD लगे रहते हैं, लोगों के म्यूजिक सुनने के लिए वहाँ पे ईयरफोन्स रहते हैं। अगर ईयरफोन ख़राब होगा तो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट दिस इज़ फॉर द पैसेंजर इंटरटेनमेंट, सो दिस आइटम कैन नेवर बी इंक्लूडेड इनटू द MEL। तीसरा, पैसेंजर कन्वीनियंस। मानो एयरक्राफ्ट का एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, वो पैसेंजर की फैसिलिटी के लिए है, that is for the comfort of the passenger, although that is not affecting the safety of the aircraft, but that can never be included into the MEL। और वो तो बेसिक है जो एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल विंग है, फ्लाइट कंट्रोल है, इंजन है, लैंडिंग गियर है, हम उनको कभी भी MEL में नहीं डाल पाएंगे। तो आपको एकदम बाय हार्ट इस चीज़ को याद रखना है और नोट डाउन कर लेना है। जो चीज़ें एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट करेंगी, फॉर एग्जांपल फ्लाइट कंट्रोल, इंजन, लैंडिंग गियर, विंग्स, उनको तो हम कभी भी MEL में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हमारी एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को अफेक्ट नहीं कर रही है, उनको हम MEL में डाल भी सकते हैं और हम उनको MEL में नहीं भी डाल सकते हैं। और नहीं कब डालेंगे? जब या तो वो गैली इक्विपमेंट होगा, या तो जब वो इंटरटेनमेंट सिस्टम होगा, या वो पैसेंजर कन्वीनियंस इक्विपमेंट होगा। सो इफ इन द मॉड्यूलर सिस्टम, इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड द कंपोनेंट विच इज नॉट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, हियर आई एम यूजिंग द वर्ड नॉट अफेक्टिंग। द क्वेश्चन इज द कंपोनेंट विच इज नॉट अफेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ द एयरक्राफ्ट, फर्स्ट ऑप्शन may be included into the MEL, and second option may not be included into the MEL। पहला ऑप्शन है may include, हम include कर सकते हैं। दूसरा बोल रहा है may not include, हम include नहीं कर सकते हैं। तो तीसरा ऑप्शन both अगर देगा, then we have to go with the both। हमने अभी अभी क्लियर देख लिया है, जो अफेक्ट नहीं कर रहा है उसको हम इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। नहीं कब करेंगे? जब या तो वो गैली इक्विपमेंट होगा, या तो वो इंटरटेनमेंट सिस्टम होगा, या वो पैसेंजर कन्वीनियंस इक्विपमेंट होगा। Although these equipment are not affecting the safety of the aircraft, but according to the rule, we can never include these equipment, we can never include these component into the MEL। दूसरा, कभी कभी मॉड्यूलर में पूछ लेता है कि अगर हमारे MEL में बहुत सारे कंपोनेंट इनऑपरेटिव है, क्या एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करेगा या क्या नहीं करेगा, या अगर हमें टेक ऑफ कराना है तो वी हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द RAO, वी हैव टू टेक द अप्रूवल फ्रॉम द DGCA, दुनिया भर की चीज़ें पूछ लेता है। तो हमें एक सिंपल से पॉइंट को याद रखना है, आप मेरी बातों को एक एक करके नोट डाउन करते जाइएगा। नंबर 1, you can fly the aircraft with the multiple MEL items inoperative।
अगर हमारे MEL में बहुत सारे कंपोनेंट आ गए हैं तब भी हम एयरक्राफ्ट को फ्लाई कर सकते हैं। हमें किसी से अप्रूवल का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से MEL को अप्रूव करा के रखा हुआ है। वो आपको क्वेश्चन में पूछेगा फॉर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट विद द मल्टीपल MEL आइटम्स इन ऑपरेटिव, पहला ऑप्शन दे देगा अप्रूवल फ्रॉम द DGC इज रिक्वायर्ड, अप्रूवल फ्रॉम द RO इज द सफिशिएंट, नो नीड टू डू द अप्रूवल, समथिंग ऐसे देता है। तो याद रखना, अगर हमें मल्टीपल MEL आइटम के साथ एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराना है तो हमें स्पेसिफिक फिर से नया अप्रूवल कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं है। पहली चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, बट वेन एवर वी आर फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट विद द मल्टीपल MEL आइटम्स इन ऑपरेटिव, हमें दो चीजें ध्यान रखनी है। तो ये भी पूछेगा कि ये दो चीजें कौन कंफर्म करेगा, देन दीज टू थिंग्स विल बी कंफर्म बाय द ऑपरेटर। क्या? नंबर वन, if we are flying the aircraft with the multiple MEL items in operative, then operator have to ensure that this is not increasing the crew workload and this is not decreasing the safety of the aircraft. सिंपल सी चीज है। अगर महेश किसी भी एयरलाइन पे काम कर रहा था और महेश ने देखा कि हमारे MEL में बहुत सारे कंपोनेंट्स आ चुके हैं, मतलब हमारे MEL में मल्टीपल आइटम्स हैं, महेश को कहीं से अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एयरक्राफ्ट को टेक ऑफ कराने के लिए। महेश को सिंपली दो चीज़ें नोट डाउन करनी है। नंबर वन, उसको देखना है कि इतने कंपोनेंट MEL में डालने के बाद मेरे एयरक्राफ्ट की सेफ्टी कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो रही है तो उसको आइटम कम करने पड़ेंगे, अगर कम नहीं हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, महेश को यह भी देखना पड़ेगा कि क्रू का वर्क लोड नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत सारे कंपोनेंट खराब हो जाएंगे, हो सकता है पायलट के कंसंट्रेशन में दिक्कत हो, पायलट को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो। हालांकि हम जितने भी कंपोनेंट कॉकपिट पे लगे रहते हैं उन सब के ऊपर हम प्ले कार्ड कर देते हैं ये कंपोनेंट खराब है करके, लेकिन क्रू का वर्कलोड नहीं बढ़ना चाहिए। तो दो ही चीज़ें कंफर्म करनी है आपको। तो कभी कभी फर्स्ट वाले से चार चीज़ें आ सकती हैं, वो चारों चीज़ें आप कहीं पे भी साइड में नोट डाउन कर लीजिए। नंबर वन, aircraft can fly with the multiple MEL items in operative. Number two, before flying the aircraft with the multiple items in operative, operator have to ensure. Number three, operator have to ensure that this is not decreasing the safety of the aircraft. Number four, operator have to ensure this is not increasing the crew workload. इतना ही देखना है आपको। मल्टीपल के साथ आप बिल्कुल टेक ऑफ कर सकते हैं। दूसरा, आपको कंफर्म करना है कि एयरक्राफ्ट की सेफ्टी कम नहीं होनी चाहिए, और आपको यह भी देखना है कि हमारा जो क्रू है उसका वर्कलोड नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये जो चीज़ देखेगा, जो आदमी ये चीज़ नोट डाउन करेगा, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम जिसको दे रहे हैं, दैट इज द ऑपरेटर। ये भी क्वेश्चन आपको पूछेगा, हु ऑफ द फॉलोइंग विल इंश्योर दैट MEL, if the aircraft is take off with the multiple MEL items in operative, that this is not increasing the crew workload. First option will be the AME, next will be the pilot, third will be the operator. तो इस टाइप से ऑप्शन रहेंगे, देन वी हैव टू गो विद द ऑपरेटर। ये ऑपरेटर को देखना है कि हमारे क्रू का जो है वो वर्कलोड बढ़ना नहीं चाहिए। उसके बाद whenever we are preparing the MEL, we have to ensure we must have the latest revision of the MMEL. यहाँ से दो चीज़ें आ सकती हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, आपको पूछेगा मॉड्यूलर सिस्टम पे कि MMEL को कौन अप्रूव करता है। Here I am talking about the MMEL. So MMEL is approved by the regulatory authority of the country of the design of the manufacturer. नंबर एक चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि MMEL को कौन अप्रूव करेगा। सो द आंसर विल बी द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री ऑफ द डिजाइन ऑफ द मैन्युफैक्चरर। दूसरा, व्हेनेवर वी आर प्रिपेयरिंग द MEL, वी मस्ट हैव द लेटेस्ट रिवीजन ऑफ द MMEL। ध्यान रखना, जब भी हम MEL बनाएंगे हमारे पास MMEL का लेटेस्ट कॉपी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाह रहे हैं कि आप मॉड्यूल 10 पास हो जाएं, या आप चाह रहे हैं कि आप मॉड्यूल 9 पास हो जाएं, या आप चाह रहे हैं कि मॉड्यूल 8 पास हो जाएं, तो सबसे बड़ी बात है कि आपका टीचर सही होना चाहिए, आपका इंस्ट्रक्टर सही होना चाहिए।
पता चला इंस्ट्रक्टर को खुद नहीं आता है मॉड्यूल 4, उसको खुद मॉड्यूल 5 नहीं आता है, उसको खुद मॉड्यूल 9 नहीं आता है, उसको खुद मॉड्यूल 10 नहीं आता है, वो प्रॉपर ढंग से लेक्चर डिलीवर नहीं करता है, वो मॉड्यूलर पैटर्न के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बता रहा है, वो मॉड्यूलर के अकॉर्डिंग प्रॉपर लेवल की चीज़ें नहीं बता रहा है, लेवल 3 की चीज़ें नहीं पढ़ा पा रहा है, तो बच्चा चाहे कितना भी मेहनत करेगा वो डेफिनेटली फेल ही होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर इनपुट ही नहीं मिल रहा है, तो आउटपुट आने का ही नहीं है। तो हम जो MEL बनाते हैं MMEL को देख के बनाते हैं। अगर हमारा MMEL ही गलत होगा तो डेफिनेटली MEL भी गलत हो जाएगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को नोट डाउन करिए कि whenever we are preparing the MEL we must have the latest revision of the MMEL। कभी कभी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं whenever we are preparing the MEL, फर्स्ट ऑप्शन दे देता है we must have the latest revision of the MEL, तो सब उस पर टिक कर देते हैं, हाँ लेटेस्ट रिवीजन। लेकिन हमें लेटेस्ट रिवीजन MEL का नहीं चाहिए, हमें लेटेस्ट रिवीजन MMEL का चाहिए। हमारे ग्रुप में अगर हमारे क्लास में 30 लोग बैठ रहे हैं, कौन बच्चा किसका है इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। मेरे रिजल्ट में फ़र्क तब पड़ेगा जब इंस्ट्रक्टर अच्छा हो, जब जो वहाँ पे लेक्चर डिलीवर कर रहा है वो बेस्ट होना चाहिए, तब जाके मेरा आउटपुट भी बेस्ट आएगा। कंडीशन यहाँ पे भी वही है। MEL अच्छा तब बनेगा जब MMEL अच्छा हो। अगर MMEL ही पुराना है, हमारे पास अपडेट नहीं है, पुराना वाला MMEL अगर हम पकड़ के रखे हुए हैं तो हमारा MEL भी रॉन्ग ही बनना है। तो इसीलिए जब भी हम MEL को बनाएंगे हमको देखना है कि जो हमारा MMEL है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। आफ्टर दैट कैटेगरी ऑफ द MEL आइटम्स, बहुत आसान है, सबको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे MEL के जो आइटम्स है दैट आर कैटेगराइज इनटू द 4 कैटेगरीज। पूछेगा आपको कितनी कैटेगरीज, देन यू हैव टू आंसर 4 कैटेगरीज, and if DGCA will ask about the 4 categories then we have to answer category A, category B, category C and category D। कभी कभी ऐसे आ जाते क्वेश्चन, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। MEL items are categorized into the 4 categories, i.e. means example category first, category second, category third, category fourth। हम कभी कभी इसमें सब लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग उसमें जल्दबाजी में टिक कर देते हैं। ये बात सही है कि MEL आइटम्स को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, लेकिन वो कैटेगरीज कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड, कैटेगरी थर्ड और कैटेगरी फोर्थ नहीं है। वो जो हम कैटेगरीज है दैट इज द कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C एंड द कैटेगरी D। तो हमको याद रखना है MEL आइटम्स की 4 कैटेगरीज है, और वो जो 4 कैटेगरीज है दैट आर द कैटेगरी A, कैटेगरी B, कैटेगरी C एंड द कैटेगरी D। कैटेगरी A, रेक्टिफिकेशन टाइम इज गिवन इन द रिमार्क्स कॉलम। कैटेगरी A में जितने भी हमारे कंपोनेंट आएंगे वो सारे कंपोनेंट का जो रेक्टिफिकेशन टाइम होगा वो रिमार्क्स कॉलम में दिया होगा। जैसे क्लास में मानो कई स्टूडेंट्स होते हैं तो उन सब का नेम रहता है और उसके सामने उसका रोल नंबर भी रहता है। तो मानो कैटेगरी A में हमारे 2 आइटम है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सबके सामने रिमार्क्स कॉलम में लिखा होगा कि कैटेगरी A आइटम में जो भी आइटम नंबर 1 है, आइटम नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, किस कंपोनेंट को कितने टाइम पे हमको ठीक करना है। कैटेगरी B विद इन द 3 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर डेज। कैटेगरी B में अगर कोई भी आइटम आ रहा है दैट मस्ट बी रिपेयर्ड विद इन द 3 डेज। कैटेगरी C must be repaired within the 10 consecutive calendar days, and category D that must be repaired with the 120 consecutive calendar days। तो याद रखना एकदम इजी चीज है। कैटेगरी A रिमार्क्स कॉलम, कैटेगरी B 3 डेज, कैटेगरी C 10 डेज, कैटेगरी D 120 डेज। कैटेगरी D में यहाँ पे 120 डेज दिया हुआ है, लेकिन कभी कभी बच्चे बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, उनके दिमाग में डेज बैठे रहता है, लेकिन कभी कभी मॉड्यूलर एग्जाम में डेज न लिख के मंथ लिख के आ जाता है, 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, नन। तो कभी कभी हम बहुत जल्दबाजी कर देते हैं, ऐसे बहुत कम लोग हो सकते हैं बट कर देते हैं। तो किसी को भी ये चीज़ रॉन्ग नहीं करना है। तो इट मे बी द 120 डेज और इट मे बी रिटर्न एज ए 4 मंथ। और एक चीज़ हमको और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है, जैसे हम कैटेगरी B को देखेंगे वहाँ पे लिख रखा है कि रिपेयर्ड विद इन द 3 कॉन्जिक्यूटिव कैलेंडर डेज एक्सक्लूडिंग द डे ऑफ माल फंक्शन वॉज रिकॉर्डेड। याद रखना जो भी हम ये काउंटिंग लगा रहे हैं रिपेयर करने का, 3 डेज,
या 10 डेज या 120 डेज या रिमार्क्स कॉलम, उस केस में जिस दिन हम डिफेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे वो दिन काउंटिंग में नहीं लिया जाएगा। आप थोड़ी देर के समझ लीजिए, मानो हमारे एयरक्राफ्ट के अल्टीमीटर में कोई प्रॉब्लम था एंड दिस प्रॉब्लम वाज बीइंग कवर्ड बाय द कैटेगरी बी एमईएल आइटम्स। हमारा मानो अल्टीमीटर जो है कैटेगरी बी एमईएल आइटम में आ गया एंड दिस प्रॉब्लम वाज रिकॉर्डेड ऑन द 1 अगस्त 2021। तो 1 अगस्त को ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई और 1 अगस्त को हमने इस प्रॉब्लम को मेंटेनेंस या रिकॉर्ड बुक में नोट डाउन किया। तो अगर कैटेगरी बी में है तो हम 3 डेज में उस प्रॉब्लम को ठीक करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि ये 3 डेज हम काउंट कहाँ से करें? क्या हम 1 अगस्त से करें या हम 2 अगस्त से करें? तो डीजीसीए बोलता है कि जिस दिन आपने प्रॉब्लम को नोट डाउन किया था, फॉर एग्जाम्पल द प्रॉब्लम फॉर द अल्टीमीटर वॉज नोटेड ऑन द 1 अगस्त 2021, सो द काउंटिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द 2 अगस्त। अगले दिन से, जिस दिन हम प्रॉब्लम को नोट डाउन करेंगे उस दिन नहीं, उसके अगले दिन से हम जो भी 3 डेज या 10 डेज या 120 डेज है उसकी कैलकुलेशन, उसका कैलकुलेट हम नेक्स्ट डे से करेंगे, ऐसा डीजीसीए बोलता है। तो बाकी भी मैं थोड़ा बहुत इसका सीरीज़ बी का और भी बचा हुआ है, एक ऑनलाइन सेशन या एक लेक्चर या एक वीडियो और मैं बना के उसको डाल दूंगा, तो हमारा सीरीज़ बी जो है कवर हो जाएगा और धीरे धीरे मैं सारे मॉड्यूलों के सिलेबस को कवर कर दूंगा। ओके, थैंक यू।